हिंद महासागर क्षेत्र में कई सारे आर्थिक ग्रुप हैं, आर्थिक गुट बने हुए हैं, जिनमें से एक गुट है आपका जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। इसको बोलते हैं IPEF। हाल फिलहाल में भारत जो है ये अमेरिका के द्वारा प्रारंभ किया गया है, अमेरिका के लीडरशिप में एक ग्रुप है और भारत जो है IPEF का हिस्सा बनने में सदस्यता के तौर पे सहमत हुआ है। तो आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी ये गुट क्या है, ये ग्रुप क्या है, इसके कितने सदस्य देश हैं और भारत इसका सदस्य बना है तो इसमें भारत के लिए क्या बेहतर होगा और ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, IAS और स्टेट PCS एग्ज़ाम की प्रारंभिक परीक्षा में आपसे काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं और कई सारे कथन आते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या करना है कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ऐसी संस्थाएं हाल फिलहाल में चर्चा में रहती हैं, इन संस्थाओं को समझने का प्रयास करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको IPEF ही नहीं बताऊँगा बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कई सारे अन्य आर्थिक ग्रुप हैं, जिनमें से एक ग्रुप आपका CPTPP है। CPTPP ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता था। अमेरिका के लीडरशिप में ये भी था, बट वो जो है समझौता अभी आपका प्रभावी नहीं हो पाया है। दूसरा आपका RCEP है, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। ये आपका चाइना के लीडरशिप पे चलता है। तो देखिए, अमेरिका की एक पॉलिसी है पिवट एशिया पॉलिसी, यानी एशिया को केंद्रित करने को लेकर अमेरिका जो है एशिया के क्षेत्रों में आकर के आर्थिक तौर पे अपनी जो पहुंच है उसे सुनिश्चित कराना चाहता है। और अमेरिका इस क्षेत्र पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों है, क्यों अमेरिका इस क्षेत्र को इतना ज़्यादा महत्व प्रदान कर रहा है, इसके कई कारण हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ इतना जुड़ाव रखने के कई कारण हैं। पहला कारण क्या है, अमेरिका के लिए जो वहाँ का विदेशी निवेश है जो अमेरिका में पहुँचता है उसका लगभग 1/3 हिस्सा यहीं से पहुँचता है, इसी क्षेत्र से पहुँचता है। इसी क्षेत्र से अमेरिका को सबसे ज़्यादा स्तर पे विदेशी निवेश पहुँचता है। दूसरा, पृथ्वी की लगभग आधी आबादी इसी क्षेत्र में अवस्थित है, चाहे वो चीन हो, भारत हो या आसियान कंट्रीज़ हैं, तो लगभग आधी आबादी वाला क्षेत्र एक बड़ा मार्केट है आपका। मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, एशिया रीजन की बात कर रहा हूँ। एशिया और प्रशांत वाला क्षेत्र जहाँ पे चीन, आप मानचित्र आपके दिमाग में तैरना चाहिए, चीन है, भारत है ना, और ये जो आसियान कंट्रीज़ वाला क्षेत्र है, तो एशिया प्रशांत क्षेत्र जो प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इंडो पैसिफिक एरिया जिसे हम बोलते हैं। तो पृथ्वी की लगभग आधी से ज़्यादा आबादी इसी क्षेत्र में है। एक बड़ा मार्केट है, एक बड़ा बाज़ार है। विश्व के कुल GDP का लगभग 1/3 हिस्सा इसी क्षेत्र के पास से है। यहाँ पर सक्षम सेनाएं हैं, है ना, भारत और चीन जैसे दो देश, जापान जैसा तकनीकी देश, तो अमेरिका के वाणिज्यिक, राजनयिक और रणनीतिक हितों की पूर्ति बढ़ाने में ये सहायक हैं। इसलिए हिंद प्रशांत क्षेत्र अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। साथ में अमेरिका को लगभग इसी क्षेत्र से 3 मिलियन से अधिक अमेरिकी नौकरियां यहाँ पे प्राप्त होती हैं। तो मतलब रोज़गार सृजन के लिए भी अमेरिका के लिए एक बहुत बेहतर एरिया है। ठीक है, तो अमेरिका इस क्षेत्र को अपना सहयोगी और साझेदार बना करके अपनी ग्रोथ करना चाहता है। ठीक है, और एक तरीके से देखा जाए ये जो ग्रुप है आपका IPEF ग्रुप जो आपका है, देखा जाए तो ओवरऑल ये अमेरिका के लीडरशिप में चलने वाला ग्रुप है। ठीक है, इसको लेकर मैं कुछ पॉइंट आपको बताऊंगा, कुछ चीज़ें आप लिखेंगे, समझते भी जाएंगे। पहले एक बार हम इससे जुड़े हुए जितने भी सदस्य देश हैं उनको देख लेते हैं और ये ग्रुप क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़, ये एक कैसा ग्रुप है, अमेरिका के नेतृत्व वाला एक आर्थिक ग्रुप है। आर्थिक ग्रुप है एक, ये आर्थिक ग्रुप, ये कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, या एक गुट है आपका, आर्थिक गुट है, जिसमें टोटल 14 देश हैं। कितने हैं टोटल? ये लीडरशिप किसकी है? अमेरिका की। इसमें टोटल 14 सदस्य हैं, 14 सदस्य देश हैं, जिसमें से हमारा भारत भी अब इसका सदस्य देश बन चुका है। ठीक है, एक बार जो है हम इसके सभी सदस्यों को एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक
ये देखिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के आर्थिक गुटों में एक ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसमें ये वाला देखिए टोटल 14 सदस्य हैं। ये वाला जो आप देख रहे हैं पूरा हिस्सा लिख लीजिए, आप सदस्य देशों के नाम लिख लीजिए सभी लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया और फिजी द्वीप, इतने जो है इसके साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हैं, ये भी देख लीजिएगा। जितना भी ये पॉलिनेशिया या माइक्रोनेशियाई द्वीप हैं उसमें से फिजी है आपका द्वीप समूहों में, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं आसियान कंट्रीज़ भी हैं इसमें। आप यहाँ पे सिंगापुर 1 2 3 4 5 6 7 आसियान कंट्री हैं इसमें, 7 आसियान कंट्री हैं, ठीक है। अभी लाओस, म्यांमार और कंबोडिया इसमें सम्मिलित नहीं हुए हैं। तो ये एक आपका क्या है, एक तरीके से आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए, या जैसे अभी कोविड-19 महामारी थी, कोविड-19 महामारी के परिणाम स्वरूप क्षतिग्रस्त लचीली आपूर्ति वाली श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए फिर से अर्थव्यवस्थाओं को रिकवर करने के उद्देश्य से अमेरिका के नेतृत्व में एक ये फ्रेमवर्क बनाया गया है। यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठाना है। सदस्य देश आपको पूरे याद होने चाहिए, पूछता है कई बार पूछता है। तो ये क्या करेंगे, इस फ्रेमवर्क के माध्यम से जितने भी भागीदार देश हैं, भागीदार देशों के द्वारा पहला काम किया जाएगा कि अपने संबंधों को मजबूत किया जाएगा और साथ साथ आर्थिक और व्यापारिक मामलों से भी ये जुड़ाव रखेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखा जाए तो ये टोटल जो 14 देश हैं, वर्ल्ड के टोटल जीडीपी का 40% इनके पास है। चूँकि भारत जुड़ गया है, यहाँ पे चीन नहीं है। देखो चीन का एक अलग ग्रुप है आपका, चीन ने एक ग्रुप बनाया है हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए जिसका नाम है RCEP। इसमें 15 सदस्य हैं, ठीक है, चीन ने भी। लेकिन ये क्या है आपका, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक तरीके से मुक्त व्यापार क्षेत्र है ये। अब मुक्त व्यापार, इसमें भारत सम्मिलित नहीं हुआ है अभी। मुक्त व्यापार क्षेत्र क्यों है ये, भारत क्यों नहीं सम्मिलित हो रहा? क्योंकि देखिए अभी हम देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हम RCEP की बात कर रहा हूं मैं, हमारी अर्थव्यवस्था भी आयातोन्मुखी अर्थव्यवस्था है। अब चीन ने क्या रखा है, इसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पे रखा है। विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं को आप ही निर्यात कर रहे हो, चीन की अर्थव्यवस्था कैसे, निर्यातोन्मुखी अर्थव्यवस्था है। तो यदि हम मुक्त व्यापार समझौते में इसमें सम्मिलित हो जाते हैं तो इसमें अल्टीमेट नुकसान किसका होगा, भारत का ही होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, किसी भी तरीके की ड्यूटी नहीं लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा तो आयात हम ही कर रहे हैं ना, तो फिर वहाँ ड्यूटी लेस हो जाएगा, किसी तरीके की इंपोर्ट ड्यूटी हम नहीं ले पाएंगे। तो अभी भारत इस पूरे समझौते के साथ नहीं जुड़ा है, बट अभी ये अल्टीमेट 15 देशों ने मिल करके ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के लीडरशिप में, इसमें लीडर चीन है, और जो ये आपका इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है इसका लीडर अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका इसको लीड कर रहा है। और यहाँ पे चीन ने अपना एक ये मुक्त व्यापार समझौता, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये आपका इसको बोलते हैं RCEP अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले आप इसको पहले कंप्लीट कर लो, ठीक है। IPEF के बारे में पहले हम चर्चा कर ले। देखो ये याद रखिएगा, बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, और इससे जोड़ करके प्रश्न बनते हैं, फिर आपको वहाँ पे लगेगा कि यार ये क्या है, सुना भी नहीं था मैंने कभी, है ना। तो अब आपको इस तरीके की जो भी ग्रुप्स हैं, मैं वैसे IR में आपको डिटेल से वहाँ पे ये करंट के माध्यम से जोड़ करके आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो एक एक करके करंट में जो भी चर्चा में आएगा उसके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। हाँ, चाइना ने अप्लाई किया था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में, इसको रिसीव क्यों कर दिया गया? अभी उस पर आते हैं, अभी पहले एक एक करके पहले समझो ये है क्या, किस लिए इसको रखा गया है, ठीक है। देखा जाए तो ये ओवरऑल काउंटर चाइना तो नहीं कह सकते, पर ये एक तरीके से है भी, ठीक है। इसमें चीन को एंट्री देने का मतलब ये है कि फिर अमेरिका यहाँ पे चाहता है कि अपना वर्चस्व बना के चले, है ना। तो अभी उस पर आएंगे। लिखिए IPEF भागीदार देशों के लिए
अपने संबंधों को मजबूत करने, अपने संबंधों को मजबूत करने तथा महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक मामलों, महत्वपूर्ण आर्थिक और व्यापारिक मामलों, महत्वपूर्ण आर्थिक एवं व्यापारिक मामलों में संलग्न होने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक फ्रेमवर्क है। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाला एक फ्रेमवर्क है। यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, यह एक मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। अब देखिए, यदि हम ओवरऑल देखें इस पूरे फ्रेमवर्क को, तो ये फ्रेमवर्क 4 स्तंभों पे जुड़ा हुआ है। एक क्या है? ये आर्थिक फ्रेमवर्क है। ये क्या है? एक आर्थिक फ्रेमवर्क है और एक आर्थिक ग्रुप है, आर्थिक फ्रेमवर्क है। तो ये इसके टोटल 4 पिलर हैं। टोटल 4 पिलर से ये जुड़ा हुआ है। 4 पिलर कौन कौन से हैं इसके? पहला है जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको आपस में जोड़ देना, जुड़ी हुई अर्थव्यवस्थाएं बनाना, एक डिजिटल इकोनॉमी क्रिएट करना। ठीक है, पहले पिलर का नाम भर लिख लो, अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ना। अब जब अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ेगा कैसे ये ग्रुप? इसमें भारत के लिए कई चिंताएं भी हैं। अर्थव्यवस्था में आपस में जोड़ेगा, एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए मानक बनाएगा, उच्च नियम बनाए जाएंगे एक डिजिटल इकोनॉमी को कन्वर्ट करने के लिए, जिसमें से सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है जो डेटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। डेटा लोकलाइजेशन मतलब भारत का जो, चूँकि डिजिटल इकोनॉमी बनेगी तो डिजिटल इकोनॉमी में डेटा क्या, लोकल जो आपका डेटा है, यहाँ पे डेटा का मतलब समझ रहे हैं ना, जिससे अमेजॉन में आप विजिट कर रहे हैं, अमेजॉन पे आपकी कोई भी गतिविधियाँ हैं, या भारत में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे वेंडर जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो डेटा है, जो हमारे उसका लोकलाइजेशन क्या, वो भारत के अंदर या भारत के बाहर जाकर के उसको डेवलप किया जा रहा है, भारत के बाहर जाकर के उसको स्टोर किया जा रहा है। तो सीमा पार डेटा प्रवाह और डेटा स्थानीयकरण मानक भी इसमें जोड़े जाएंगे। तो एक डिजिटल इकोनॉमी डेवलप करना, साथ में मजबूत श्रम और पर्यावरण मानक बनाना, है ना, लेबर लॉ बनाना, या फिर नॉर्म्स क्रिएट करना, इन्वायरमेंटल नॉर्म्स क्रिएट करना, और कारपोरेट जवाबदेही के प्रावधान करना, CSR की बात करना। ठीक है। दूसरा, एक लचीली अर्थव्यवस्था बनाना, लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में इसको डेवलप करना, एक आपूर्ति श्रृंखला इस तरीके की डेवलप करना कि लागत में बहुत ज़्यादा वृद्धि ना हो जाए और मूल्य बहुत तेज़ी से परिवर्तित ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में डेवलप करना। दूसरे नंबर का पॉइंट लिखिए, लचीली अर्थव्यवस्था। तीसरा फ्रेमवर्क का तीसरा जो पहलू है वो है एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था बनाना। स्वच्छ अर्थव्यवस्था में विकार्बनिकीकरण की बात हो रही है, बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता की बात हो रही है, एक अच्छे वेतन की बात हो रही है, अच्छे वेतन वाली नौकरियों को बढ़ावा देने की बात हो रही है, ठोस और उच्च महत्वाकांक्षी या जलवायु संकट से बचाने के लिए इसके प्रयासों में तेजी लाने की बात हो रही है। तो एक स्वच्छ अर्थव्यवस्था जो प्रो इन्वायरमेंटल हो उसको लेकर काम करना, चाहे उच्च ऊर्जा दक्षता मानक की बात हो, चाहे कार्बन निष्कासन की बात हो, ये सारे पहलुओं को लेकर के एक स्वच्छ इकोनॉमी बनाना। और चौथा है आपका निष्पक्ष अर्थव्यवस्था बनाना। निष्पक्ष अर्थव्यवस्था का मतलब है कि कई सारे ऐसे मामले आते हैं, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हों, चाहे वो रिश्वत विरोधी व्यवस्थाओं की बात हो, भ्रष्टाचार में कमी लाने की बात करना। तो एक निष्पक्ष अर्थव्यवस्था जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों से लेकर, कराधान से लेकर, भ्रष्टाचार की कमी से लेकर, इन सभी पहलुओं को क्या करे, व्यवस्थाओं को लागू करने का प्रयास करे। ठीक है, तो ये 4 पैरामीटर्स हैं, 4 इस फ्रेमवर्क की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो ये मानक, और जो कई सारे मानक निर्धारित करने हैं, चाहे डिजिटल इकोनॉमी बनाने के लिए मानक निर्धारित करने हो, चाहे एक फ्लेक्सिबल इकोनॉमी बनाने के लिए एक मानक बनाने हो, चाहे एक क्लीन इकोनॉमी बनाने के लिए मानक बनाने हो, या फिर एक न्यूट्रल इकोनॉमी या निष्पक्ष इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए मानक बनाने हो। तो इसमें क्या है, IPEF में मानक निर्धारक और व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर जोर देता है। ठीक है, तो लिख लीजिए, अगला पॉइंट लिखिए,
IPEF मानक, 4 मानक मैंने आपको लिखवाए है ना। IPEF मानक निर्धारण और व्यापार को सुविधाजनक बनाने में जोर देते हैं। IPEF मानक निर्धारण और व्यापार को सुविधाजनक बनाने में जोर देता है। यह अपने सदस्यों को अधिक बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने से संबंधित नहीं है। यह अपने सदस्यों को अधिक बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराने से संबंधित नहीं है, ना ही निम्न प्रशुल्कों के लिए समझौता वार्ता करेगा। पहली बात ध्यान रखना है, जितने भी सदस्य देश हैं, ऐसा नहीं कि अपनी बाजार को दे देना, बाजार को खोल देना, इन सब चीज़ों के लिए नहीं है ये, ठीक है। और ना ही ये अपने जो टैरिफ हैं, प्रशुल्क हैं, उनको लेकर कोई समझौता करेगा कि भाई आप बहुत ज़्यादा टैक्स ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, इन पे डिस्कशन नहीं होगा। सिर्फ ये कुछ नॉर्म्स बनाए गए हैं जिसके अंतर्गत एक डिजिटल इकोनॉमी डेवलप करना, एक फ्लेक्सिबल इकोनॉमी डेवलप करना, एक क्लीन इकोनॉमी डेवलप करना और एक न्यूट्रल इकोनॉमी डेवलप करना। ये 4 पैरामीटर के अलावा ऐसा नहीं कि अपनी मार्केट को पूरी तरीके से उसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं होगा इसमें, और ना ही कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कोई बात होगी, ठीक है। टैरिफ मानक इनके लिए नहीं। अब देखिए IPEF का क्या महत्व है। सबसे पहले इससे क्या होगा, चूंकि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जुड़ी रही हैं इसमें, जापान भी है इसमें, है ना, भारत भी अब इसमें जुड़ गया, आपका दक्षिण कोरिया एक बड़ी अर्थव्यवस्था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई और बाकी आसियान कंट्रीज आपकी हैं। तो ये 14 देश जो आपके इसके साथ जुड़ गए, इससे क्या होगा, एक बेहतर, हेडिंग डाल लीजिए IPEF का महत्व। मैं बस की पॉइंट लिखवाऊंगा, की पॉइंट लिख लेना जितने कीबोर्ड लिखवाऊं। IPEF के महत्व में पहला पॉइंट रहेगा बेहतर आर्थिक भागीदारी। बेहतर आर्थिक भागीदारी का मतलब है कुछ नए नियम बनाना ताकि आर्थिक साझेदारी को सुदृढ़ बनाया जा सके, ठीक है। दूसरा, नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र विकसित करना। नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र विकसित करना मतलब जो कुछ ऐसे रूल्स बनाना जो हिंद प्रशांत क्षेत्र को बहुत स्वतंत्र बना सके, बहुत खुला बना सके, सबकी पहुंच के योग्य बना सके और इस क्षेत्र के को बहुत सुरक्षित बना सके और लचीला बना सके, ठीक है, ताकि समावेशी और संधारणीय विकास हो सके। तो इस दिशा के लिए क्या करना है, इस दिशा के लिए हमें नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र बनाना है। तीसरा, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुनम्य बनाना। आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुनम्य बनाना, इससे उपभोक्ताओं के लिए क्या है, उच्च कीमतों से बढ़ावा देने और महंगे व्यवधानों से बचाने से इसका प्रयोग हो सकेगा, है ना। उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा कोई भी प्रोडक्ट बहुत हाई की मतलब उच्च कीमत पे ना मिले और बहुत महंगी ना हो जाए चीज़ें, ऐसी आपूर्ति श्रृंखला बनानी है, सप्लाई प्रॉपर इस तरीके की हमें डेवलप करनी है, तो इसको लेकर नॉर्म्स बनाना। तीसरा, जैसे इन्होंने पूछा कि चाइना को लेकर के इसमें क्यों, इसमें तो चाइना इसलिए नहीं है क्योंकि ये चाइना को प्रतिसंतुलित करने को लेकर, चाइना के बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को कम करने को लेकर ये अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी लीडरशिप, अपने प्रभाव, है ना, इस क्षेत्र को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पे यही हमें जो है इसी चीज़ को लेकर एक भारत को एक चिंता भी है कि ऐसा ना हो कि अमेरिकी वर्चस्व बढ़ जाए इस संस्था से, लेकिन ये चाइना को प्रतिसंतुलित करने के लिए भी है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, चाइना का प्रतिसंतुलन, क्योंकि चाइना ने एक अलग ग्रुप बना रखा है, 15 सदस्यीय ग्रुप है जो RCEP मुक्त व्यापार समझौते के तौर पे है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत बनाना। प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत बनाना, ठीक है। वैश्विक मुद्दे क्या क्या हैं, जैसे एक मुद्दा आपका क्लीन एनर्जी को लेकर के है, एक मुद्दा आपका डीकार्बनाइजेशन को लेकर या विकार्बनिकीकरण को लेकर है, आपका जलवायु संकट से निपटने को लेकर है, प्रभावी कर प्रणाली को लागू करने को लेकर है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर की बात है, रिश्वतरोधी व्यवस्था बनाने की बात है, भ्रष्टाचार को कम करने की बात है, सब इंटरनेशनल इशू हैं इकोनॉमिक क्षेत्र में।
तो इन सभी मुद्दों पर, विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर साझेदारी को मजबूत करने की बात है। ठीक है, तो ये अल्टीमेट इसके महत्व है। भारत के लिए क्या महत्व है, हेडिंग डालो, भारत के लिए महत्व। ठीक है, अब भारत के लिए आपको पॉइंट कुछ लिखते जाओ। सबसे पहली चीज भारत की क्या होगी, भारत एशियाई व्यापार व्यवस्था के संबंध में भारत को अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, भारत भी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी यानी आरसीईपी से भारत बाहर है। आरसीईपी का भारत मेंबर नहीं बना है क्योंकि भारत को लगता है कि चीन क्या है। अब देखो, चीन ने इसमें देखा जाए तो अपने लिए जाल बिछाया है पूरी तरीके से आरसीईपी में, क्योंकि आरसीईपी क्या है, एक मुक्त व्यापार समझौतों का संगठन है। इसमें मतलब किसी भी तरीके की कोई भी कस्टम ड्यूटी और कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, प्रशुल्क से मुक्त है ये, इसलिए मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बट यहाँ पे प्रभाव किसका है, वो तो चीन का ही है ना। तो ये क्या करेगा, अपने प्रोडक्ट को सब जगह पहुंचाने में इसको, इस कारण से भारत इस समझौते का सदस्य नहीं बनाने, और कई कारण है बट एक मुख्य कारण ये भी है। ठीक है, तो आरसीईपी में चूंकि हम नहीं सम्मिलित हुए, तो इस ग्रुप में चढ़ने के, सम्मिलित होने के बाद एशियाई क्षेत्र में भारत भी व्यापारिक गतिविधियों के साथ जुड़ जाएगा। चूंकि इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, मुक्त व्यापार समझौते की बात नहीं है, किसी चीज की बात नहीं, इसलिए भारत इसमें जुड़ा है। तो पहला लिखे, आईसीईपी की सदस्यता से, आईसीईपी की सदस्यता से एशियाई व्यापार व्यवस्था में भारत का जुड़ाव, आईसीईपी की सदस्यता से आईसीईएफ है, हाँ आईसीईएफ है, आईसीईपी बोल रहा हूँ क्या मैं, वो थोड़ा सा आरसीईपी को बार बार मैं बोल रहा हूँ, वो जहाँ पे भी आपने लिख रखा है, अभी मैंने आईपीईएफ बोला है, आपको ये समझना है, इंडियन पैसिफिक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ठीक है, आईपीईएफ। तो क्षेत्रीय व्यापार भागीदारी, मतलब आपका इससे क्या है, भारत जो है एशियाई व्यापार से जुड़ जाएगा, एशियाई व्यापार व्यवस्था से जुड़ जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका है, भारत की घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप है। ठीक है, घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप है। तो अभी देखो, चूंकि आपको पता है, चूंकि इसमें डेटा लोकलाइजेशन की बात भी होगी, है ना, तो भारत की घरेलू आवश्यकताएं भी यही है। हम भी चाहते हैं कि हमारा डेटा क्या हो, हमारे यहाँ ही रहे। तो डेटा लोकलाइजेशन, डेटा स्थानीयकरण का मुद्दा हो गया आपका। अभी भारत के पास अल्टरनेटिव एनर्जी में हमने मूव नहीं किया है, तो अभी जीवाश्म ऊर्जा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी विभिन्न माध्यमों में भारत जो है जुड़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है बेहतर आर्थिक अवसर, बेहतर आर्थिक अवसर। बेहतर आर्थिक अवसर, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, सुगम्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी। मतलब भारत को कच्चे माल की आवश्यकता होगी तो आसानी से ये 14 देश हैं आपस में एक ऐसी जो है एक चेन क्रिएट है या आपूर्ति श्रृंखला में भारत को भी कच्चे माल की आवश्यकता, कहीं से भी एक वैकल्पिक देश हो, ये इतने सारे देश से अल्टरनेटिव भी उसको मिल जाएंगे। तो सुगम्य आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी, भारत एक सप्लाई चेन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब लिखिए आईपीएफ के साथ चिंता या मुद्दे। आईपीएफ में क्या चिंता है हमें या क्या मुद्दे हैं। सबसे पहली चीज क्या है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है, अस्पष्टता है इसमें। एक तो थोड़ा सा जो समूह की व्यवहार्यता है उसको लेकर के काफ़ी सारी चिंताएं हैं, क्योंकि अमेरिका के द्वारा ये कहा जा चुका है कि ना तो ये कोई मुक्त व्यापार समझौता है और ना भी यहाँ पे किसी तरीके की प्रशुल्क कटौती होगी और बाजार तक पहुँच बढ़ाने को लेकर किसी तरीके का ये कोई मंच नहीं होगा। ठीक है, तो एक तरीके से इस मंच को लेकर अभी स्पष्टता नहीं है कि ये मंच एटलीस्ट वर्क कैसे करेगा। दूसरा, आपको क्या लगता है कि आईपीएफ चीन को प्रतिसंतुलित कर सकता है? क्योंकि आप खुद देखिए
चीन का जो क्योंकि एक बड़ा मुद्दा यहाँ पे चीन ही है, बड़ा स्टेक होल्डर यहाँ पे चीन ही है। चीन यहाँ पे चूंकि टैरिफ की बात है ना, कि टैरिफ टैक्स इसको लेकर कोई डिस्कशन नहीं होगा, पर चीन ने क्या किया है, इन सभी देशों के साथ दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, ये सारे हैं, सारे, और 3 या और हैं ज़्यादा, चीन, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। अब सोचो ये कौन कौन बचे, 2 बच गए। इन सब के साथ उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। फिर तो मान लो भाई अमेरिका भी तो चाहता ना कि अपना माल यहां भेजे, है ना। अब अपना माल भेजे तो उसमें ड्यूटी लगे, और इनके पास तो है ही नहीं, इनकी तो अर्थव्यवस्था यातोन्मुखी है। तो ऐसे में चीन ने क्या व्यवस्था बना दी, सब फ्री बेचेंगे एक दूसरे, कोई ड्यूटी, मुक्त व्यापार करो, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप मुझे भेजो, मैं कोई टैक्स नहीं लूंगा, आपको मेरे यहाँ जाएगा कोई टैक्स। तो आप खुद देखिए, ऐसे में RCEP में चीन ज्यादा प्रभावी हो जाता है। समझ रहे हो बात को। तो चीन को प्रति संतुलित करने में अक्षम है, अभी चीन को काउंटर नहीं कर पाएगा ये, ठीक है। तो लिख लो ये लाइन भी। पहला क्या लिखा आपने, स्पष्टता का अभाव, ठीक है। पहला स्पष्ट नहीं है ये कि एटलीस्ट क्या इसका पूरा अल्टीमेट गोल है। दूसरा, चीन को प्रति संतुलित करने में अक्षम है। तीसरा, ये भाई साहब हैं, ये अपना वर्चस्व को लेकर यहां पे आए हुए हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। देखा जाए तो वैसे टेक्नोलॉजी इनमें से यही सबसे आगे है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, और चाहे आपका जो है 5G टेक्नोलॉजी की बात हो, या जो भी आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसमें ये अपने मानक डेवलप कर सकता है, अपने हितों को आगे रख सकता है, ठीक है, अपने नॉर्म्स डेवलप कर सकता है। तो लिख लो इसमें अमेरिकी वर्चस्व का भय, ठीक है। ऐसे मानक और ऐसे वो लेकर नॉर्म्स यहाँ पर लाएगा जो सदस्य देशों के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अनुकूल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेरिका कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है कि इस पूरे फ्रेमवर्क के माध्यम से अपनी लीडरशिप को आगे करना चाह रहा है, अपने आप को ग्रो करना चाह रहा है, ठीक है। तो एक कहां पे थे, अमेरिकी वर्चस्व का भय, ठीक है। इसके अलावा WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, और बहुत सारे ऐसे जो है उसके नियम कानून हैं। उन नियमों कानूनों का भी क्या हो सकता है, एक तरीके से उल्लंघन हो सकता है। तो इसमें लिख लीजिए, विश्व व्यापार संगठन के नियमों का संभावित उल्लंघन, ठीक है। तो क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है नहीं, मुक्त व्यापार समझौते के तौर पर इसे बनाया नहीं गया, तो ऐसे में WTA जो है, इसको जो है IPF के सदस्यों के बीच जो भी काम हो रहा हो सकता है, WTO इसको मान्यता ही न प्रदान करे, है ना। यहां तो आप छोटे देशों का तो शोषण ही होगा ना। भारत भी पहुंच गया, एक बड़ा होल्डर है देखा जाए इसमें भारत, ठीक है। तो ऐसे में फिर WTO इसको स्वीकारता है नहीं स्वीकारता है, क्योंकि भेदभाव पूरे हो जाएगा ना पूरी तरीके से, ठीक है। तो भारत तो इसलिए पहुंच गया कि कोई बात नहीं, टैक्स वैक्स वाला मैटर है नहीं, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। और हमारे जो अब हमें आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमें आगे बढ़ना है, तो ऐसे में भारत की ज़रूरतें हैं। क्या ज़रूरतें हैं, हमें क्षेत्रीय बाजार, एशियाई बाजार के साथ जुड़ना होगा, हमें कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए एक ऐसा मंच चाहिए होगा, तो इसलिए भारत भी पहुंच गया। बट एटलीस्ट ये WTO के बहुत सारे नियमों का संभावित उल्लंघन बन सकता है। अगला, यदि यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई भी देश एक तरफा कार्रवाई करता है, मान लो ये अपने हित में करता है, ये अपने हित में करता है, कोई भी अपने हित में करता है, तो विवाद निपटान तंत्र नहीं है यहाँ पे। कैसे उसको जो है सेटल करेंगे मामले को, उसको लेकर कोई भी मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया गया। तो लिख लीजिए, विवाद निपटान तंत्र का अभाव, ये भी एक चिंता का महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है, विवाद निपटान तंत्र का अभाव, ठीक है। और भारत की बात करें तो भारत के लिए भी कुछ पर्सनल चिंता है। पहला है
कि इसमें चूँकि IPEF में बोला गया है कि आपको डिजिटल अर्थव्यवस्था के नियमों का पालन करना होगा। देखो इसमें क्या है, यदि एक बार जैसे नॉर्म्स बनाए जाएंगे या नॉर्म्स बने हुए हैं, तो यदि आपने अभी तक पालन नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार यदि आपने पालन कर दिया तो फिर आपको नॉर्म्स से हट नहीं सकते, फिर उनको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे मानक हैं, जिसमें भारत जो है अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे हमने RCEP में हम सम्मिलित नहीं हुए, ठीक है। इसमें भी वही बात है कि डिजिटल इकोनॉमी के नियमों का पालन करना, जैसे डेटा लोकलाइजेशन का मैटर तो है ही है, लेकिन साथ साथ डेटा को सीमा पार प्रवाह को लेकर के भी इसमें कई सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं। तो उन सब मुद्दों को लेकर हमेशा हम जो है अड़ जाते हैं कई मैटर पे, तो इसमें भी वही मुद्दे अभी भी बने हुए हैं। तो भारत के लिए एक चिंता का मामला ये है ना। और भारत अपने मतलब संप्रभुता सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, हो सकता है कि नॉर्म्स में भारत जो है अपने कुछ डिसीजंस में जो इंडिपेंडेंट लेता है उसमें ना उसे लेना पड़े। दूसरा, बहुत सारे श्रम मानकों से भारत जुड़ जाएगा। श्रम मानक, पर्यावरणीय मानदंड, चूंकि अभी हम डेवलप्ड इकोनॉमी है ना, डीकार्बनाइजेशन की बात हो रही है, इन सब पे नियम बनेंगे IPEF के द्वारा। तो भारत अभी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा, अब हम इन्वायरमेंटल नॉर्म्स में क्यों फंसना चाहेंगे, अभी हमें अपनी अर्थव्यवस्था ग्रो करना है, अभी हमारी अर्थव्यवस्था भी कैसे डेवलपिंग फेज में है, ठीक है। तो ऐसे में यदि हम पर्यावरणीय मानकों में जुड़ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हम अपने ऊपर भस्मासुर वाली कहानी हो गई ना, ठीक है। तो अभी भारत जो है इन चीज़ों से बचना चाहता है बहुत ज़्यादा। इसके लिए हम, जबकि पर्यावरण के प्रति क्या एक रिस्पॉन्सिबल देश है, हम चाहते हैं कि पर्यावरण को लेकर के भारत, विश्व के सारे देश एकजुट होकर के काम करें, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के भारत की भी चिंता का एक महत्वपूर्ण कारण बना हुआ है। मेरी बात कुछ समझ में आ रही है कि बस ऐसे ही जा रहा है, हैं? कुछ आ रहा है? महत्वपूर्ण चीज ये लगी कि भारत को एक बड़ा मंच मिल गया। हाँ, भारत को एक बड़ा मंच मिल गया, बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी ने जब इसमें पहुँचे और पहुँच करके इसके आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे 3T की बात की। 3T में उन्होंने कहा ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा, आपस में सब मिल के भरोसे। दूसरा ट्रांसपेरेंसी की बात की, और दूसरा टाइमलीनेस की बात की, समयबद्धता की बात की। तो बोला कि इस पहल में तीनों चीज़ों को साथ में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। तो विश्वास और पारदर्शिता सभी देश एक दूसरे के साथ रखें, पहले तो भरोसा रखें एक दूसरे के साथ, बड़ा काम कि भाई मैं भारत के ऊपर आप सब रखिए, हम सब आपके ऊपर रखेंगे। तो ये 3T उन्होंने बताया कि इन 3T से ये और मजबूत हो जाएगा। पहले भरोसा, दूसरा ट्रांसपेरेंसी। भरोसा तब होता है ना जब पारदर्शिता हो आपस में। तो अमेरिका अब कितनी पारदर्शिता रखता है हर चीज़ थोड़ा ना आपसे डिस्कस करेगा, वो तो अपने हितों की पूर्ति करने लग जाएगा बस, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मामले हैं कि यदि अमेरिका जो है उदार नहीं रहता, स्वयं के हितों से ही प्रेरित रहता है, तो निश्चित तौर पे IPEF क्या होगा, असफल हो जाएगा। अमेरिका को यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो उसको जो है ये जो बैठे हैं ना ये महापुरुष, ठीक है, इनको जो है सबसे ज़्यादा उदारता दिखाने की ज़रूरत है इस पूरे फ्रेमवर्क को यदि सफल बनाना है। तो हम तो जल्दी भरोसा कर ही लेते हैं सबके ऊपर, ठीक है। तो अमेरिका की जो पिवट एशिया पॉलिसी है, पिवट टू एशिया पॉलिसी, एशिया को मतलब एक धुरी के तौर पे एशिया केंद्रित पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अंतर्गत एक पॉलिसी उसकी ये भी है, ये फ्रेमवर्क भी है, ताकि एशिया के देशों के साथ जुड़ करके अपनी अर्थव्यवस्था को बूस्टअप प्रदान करना। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, इतना समझ में आया? तो एक ये महत्वपूर्ण आपका जो है आपका फ्रेमवर्क है। और एक महत्वपूर्ण, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप RCEP समझ सकते हो। RCEP में ये सदस्य देश हैं, एक लिख लो आप, हेडिंग डाल लो, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, RCEP। सदस्य देश लिख लो RCEP के सारे, दक्षिण कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिजी, और चीन, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। या फिर सारे आसियान लिख लो, आसियान प्लस, आसियान के 10 देश हो गए। क्या हुआ? कहाँ पे?
कहाँ पे? एक्चुअली यहाँ पे RCEP है, फ्रेमवर्क भी बोल दो, EP भी है, रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक साझेदारी पार्टनरशिप ही तो होती है। ठीक है, ये टोटल देश हैं। अब देखो ये है क्या आपका RCEP, मैंने आपको बताया था, जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, आसियान देश इसके साथ जुड़े हैं, इनके साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA भागीदारों के बीच एक प्रस्तावित समझौता है। उद्देश्य क्या है इसका? वस्तुओं और सेवाओं, बौद्धिक संपदा आदि में व्यापार को कवर करना। लिख लो, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, देश लिख लेना अभी, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, आर्थिक साझेदारी दक्षिण पूर्व एशियाई, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के सदस्य देशों, राष्ट्र संघ के सदस्य देशों और इनके मुक्त व्यापार समझौता, और इनके मुक्त व्यापार समझौता भागीदारों के बीच एक प्रस्तावित समझौता है, एक प्रस्तावित समझौता है। संधि का उद्देश्य, संधि का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं, बौद्धिक संपदा आदि में व्यापार को कवर करना है। भारत नहीं है RCEP में। कहाँ दिख रही है? अरे वो ठीक है, उनका मन कर गया। कहाँ पे? नहीं 15 देश नहीं है, अभी 15 देश ही हैं टोटल। 16वां कौन सा है? रुक जाइए 1 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 16 है टोटल, ये 16 देश हैं। ठीक है, तो ये आपका बनाया गया था आसियान भागीदारी, ये लगभग 2011 में इसको पेश किया गया था। इसका उद्देश्य लिख लो, वस्तुओं और सेवाओं, बौद्धिक संपदा आदि में व्यापार को कवर करना। वस्तुओं और सेवाओं, बौद्धिक संपदा आदि में व्यापार को कवर करना। इसमें कुछ नहीं है, वस्तु, सेवा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आदि को व्यापार करना है, पहुंचना, सारा एक दूसरे देश को उपलब्ध कराना। ठीक है, और 2012 में एक तरीके से चीन के द्वारा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तौर पे इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया था। अब एक देखो और इन्होंने बनाया था, बट ये काम हो नहीं पाया। ये एक आपका मंच डेवलप किया गया था, क्या नाम इसका, ये है ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता किया गया था। 11 सदस्य देश थे इसमें, 11 ये हैं, जो ये वाला बॉक्स आप देख रहे हैं ना, ट्रांस पैसिफिक, यानी कि इसमें अमेरिका के द्वारा लीड किया गया, बाद में अमेरिका ही वापस हो गया इसमें, अमेरिका इससे हट गया था। CPTT लिख लो इसको भी थोड़ा सा, CPTT ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए क्षेत्रीय और व्यापक प्रगतिशील समझौता।
CPTT, ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता। तो देखिए इसमें कौन कौन से देश थे, टोटल 11 सदस्य देश हैं इसमें। जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया, वियतनाम, कनाडा, मेक्सिको, पेरू, चिली। ये दक्षिण अमेरिका देश हैं, ये उत्तरी अमेरिका देश हैं आपके। ठीक है, इसको TPP-11 भी बोला जाता है। इसी को काउंटर करने के उसमें RCEP बनाया था। किसने? पर ये चीन ने। तो RCEP तो है ही है, बट ये आपका अमेरिका इसमें, जब आपको पता है कि बराक ओबामा जी के द्वारा ये हुआ, फिर वो 2016 में एक महापुरुष राष्ट्रपति बने और फिर वो उनके फ्लिप फ्लॉप पॉलिसी रही, चाहे पेरिस समझौता की बात रही हो, चाहे जिसकी बात रही हो, वो सब में फ्लिप फ्लॉप करते रहे, तो इससे भी हट गए वो। कोई नहीं, अब ये है ही नहीं, ये चल ही नहीं रहा, ये लागू ही नहीं हो पाया, पर ये बनाया गया था। ठीक है, ये भी आपका ट्रांस पैसिफिक, मतलब ये आपका पूरा का पूरा दोनों एशिया और प्रशांत को आपस में जोड़ता है। तो आर्थिक संगठन के तौर पे बनाया गया, लेकिन लिख लो इसमें एक लाइन, संयुक्त राज्य अमेरिका की वापसी के कारण ये कभी भी लागू नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपका जो है एक महत्वपूर्ण आपकी न्यूज़ थी, और ये आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके के ग्रुप्स वगैरह बहुत चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, तो ये आपको इस तरीके की जो भी न्यूज़ आएंगी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा, आप भी इसको देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।